वेलकम टू रोहित द सिविल। एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसे आप सभी से पहले भी मैंने वादा किया था कि आपको इन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी, और आज भी अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो एक कहानी के माध्यम में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या एक 19 साल का लड़का क्या चीफ इंजीनियर से भी एक पद ऊपर रिटायर हो सकता है क्या? अगर उन्होंने इलेक्ट्रिकल से अपना डिप्लोमा किया है, क्या वो सारा काम सिविल का ले सकते हैं? क्या एक इंसान तीनों अथॉरिटियों का मालिक रह सकता है क्या? इन सब के बारे में आपका सारा का सारा जो आंसर है, जो आपको चाहिए होगा, वो वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। मगर उससे पहले एक दो चीजें बताता हूं। पहली, कि आपको सारी की सारी कहानियां, ऐसी जो बड़ी कहानियां हैं, जो बड़े चर्चित चेहरे हैं, वो ज्यादातर आपको उत्तर प्रदेश के गलियारों से ही मिलते हैं। दूसरी बात ये कि आपको भी ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का एक मलाई डिपार्टमेंट कहा जाने वाला विकास प्राधिकरण, जिसमें 25 साल से कोई भी भर्ती नहीं निकली है। कारण क्या है? अगर इसको जानना चाहते हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो के अंत में, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए एक बार शुरुआत करता हूं इस कहानी की। कहानी है 1980 की और उत्तर प्रदेश की। आगरा में ये रहते थे। इनके पिताजी का भी बैकग्राउंड कुछ सिविल से रिलेटेड था। इनके पिताजी कहने को पीडब्ल्यूडी में ठेकेदार थे। अगर मैं ठेकेदारी के बारे में बोलूं तो ठेकेदार होना आसान काम नहीं होता। यानी कि आप जब डील करते हैं किसी लेबर के साथ, किसी विभाग के साथ, तो आप बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। और ऐसे में जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, यादव सिंह, जिनका नाम यादव है और जाति सिंह है, तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी ने एक काम शुरू किया और उसको उन्होंने आगे तक देखते रहे, और उनका धीरे धीरे 1980 के अंदर, जब वो 19 साल के थे, तो उनका डिप्लोमा कंप्लीट होता है। और डिप्लोमा हुआ उनका इलेक्ट्रिकल के अंदर। और जब नौकरी लगने के दिन आए नोएडा के अंदर, विकास प्राधिकरण के अंदर, तो वो लगे सिविल के अंदर। बतौर सिविल के अंदर उन्होंने कार्यभार अपना संभाला। ये वही इंसान है जो 1980 में अपनी शुरुआत करता है नौकरी की, और 1995 तक ये दो कहीं ना कहीं बड़ी प्रमोशन लेके जाते हैं। पहली प्रमोशन इनको मिलती है असिस्टेंट इंजीनियर की, और दूसरी जो प्रमोशन ये लेके जाते हैं, वो लेके जाते हैं एक प्रोजेक्ट इंजीनियर की। कहीं ना कहीं ये पद इतनी जल्दी मिल जाना सवाल खड़े करता है। उसके बाद मैं आगे की बात करता हूं। जिस समय 1995 में 1995 के अंदर जब इनको प्रमोशन मिलती है, तो इनका जो एरिया आता है उसके अंदर इनको एक ठेका भी मिलता है, जहां पे इनको ठेके से काम कराना होता है सरकारी विभाग के तौर पे। और वो जो काम होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ मायावती जी के घर का। यानी कि उनका कोई सरकारी आवास होगा, वहां पे आसपास इंजीनियर होंगे, तो इनको वहां पे देखभाली करनी होगी। वो देखभाली काम तक ही सीमित रहनी चाहिए थी, मगर देखभाली कुछ ऊपर तक भी गई होगी। तभी देखा गया कि 2003 में जब मायावती जी एक आपका उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा चेहरा निकल के एक मुख्यमंत्री के तौर पे आती हैं, तो कहीं ना कहीं 2003 के बाद जो यादव सिंह का सफर था वो बहुत ही अनमोल हो चला। उन्होंने उसके बाद शायद पीछे तो छोड़िए, अपने साथ भी किसी को चलने नहीं दिया। कहीं ना कहीं प्रमोशन उनके रास्ते में आती गई, वो लेते गए। और सुनने में तो ये भी तक आया कि जब आपका नोएडा, जहां पे खेत खलियान हुआ करते थे, जब वो बिल्डरों को दिया गया, तो इतने तौर पे दिया गया कि वहां पे कोई परसेंटेज ना रख के रिश्वत के तौर पे, वहां पूरे के पूरे टावर एक इंसान के हुआ करते थे। एक टावर के अंदर 19 माले, 20 माले, 25 माले, 100 माले भी हैं आज तक। सारा का सारा काला धन आप भी जानते हैं कहां लगता है, कहां जाता है, क्या करता है कोई। उसके बाद एक इंसान के पास अपनी पत्नी के नाम पे, जिनको उन्होंने कागजों के अंदर डिवोर्स दे रखा था, डाइवोर्स दे रखा था, उनके नाम पे उन्होंने 40 फर्जी कंपनियां बनवाई। अगर आप और मैं आज पढ़ाई छोड़ के ठेकेदारी के लिए अप्लाई करने जाएं, तो हमें 40 कम से कम कागज लगाने पड़ जाएंगे। मगर उनकी 40 कंपनियां चल रही थी। वो उनकी पत्नी और जिस आदमी के नाम पे वो खरीदते थे, पहले सरकार से पहले अपने आप खुद उस कंपनी को खरीदवा देते थे, और उसके बाद बिल्डर को ऊंचे दाम पे बेच दिया करते थे। यानी कि ये काला धंधा चल रहा था सिर्फ 2 या 3 ही आदमियों के आसपास। मगर किसी को ऐसा खबर ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। चीजें खनखनाहट जरूर करती हैं, खनखन की आवाज जरूर आती है। कोई उस पर एक्ट करना चाहता है तो कोई उस पर रिएक्ट भी करना चाहेगा। मगर नाम इतना बड़ा था, साथ इतने लोगों का था, कहीं पे सपा की सरकार भी थी, बसपा की सरकार भी थी, और आने वाले इस समय में कहीं ना कहीं योगी जी ने भी वो देखा जरूर होगा। मगर सब चाहते हैं बोलना तब जब उसको कुछ सुने, यानी कि जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाए।
चलिए 2003 के बाद जब उनकी प्रमोशन का दौर जब चला तो कहीं ना कहीं उनकी जो पोस्ट लगी वो लगी कहीं ना कहीं चीफ इंजीनियर, और वो एक अथॉरिटी के चीफ नहीं थे, वो इंजीनियर इन चीफ बने अपने हिसाब से। जब 2003 के अंदर मायावती ऑलरेडी आपकी मुख्यमंत्री बन चुकी थी, ऐसे आपकी सपा की सरकार आ गई थी, मायावती की चली गई थी, और ऐसे में इनका कद और बढ़ता गया, क्योंकि नाम भी आपने सुना होगा यादव रखा था। नाम यादव था, कास्ट जाति इनकी सिंह थी। कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा रंग ढंग का खेल जरूर होता है। मैं इस कहानी के माध्यम से ये नहीं बताऊंगा कि मैं अपनी जाति के अनुसार इनसे बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मेरा नाम रोहित है, मैं उसी पे कायम रहता हूं। मेरी बात को समझिएगा, आगे बोलता हूं। मैं इसके आगे इस कहानी को लेके चलता हूं। जब वो इंजीनियर इन चीफ बने तो उनके पास 3 अथॉरिटीज थी। पहली थी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम जानते हैं नोएडा विकास प्राधिकरण से। दूसरा इनको मिला ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, और एक मिला इनको यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे को जानना जरूरी है, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे पे आपकी गाड़ी 100 की रफ्तार पकड़ती है, शायद उसी की रफ्तार इनके पैसों तक, अकाउंट तक पहुंची होगी, और उसी रफ्तार से जेपी को यह ठेका मिला था। आप भी जानते हैं जब कभी किसी पे बसापत की बात होती है, जहां पे कभी विकास की बात होती है, तो पैसा भी उसमें इतना बड़ा ही लगता है जितने लोगों का उसमें फायदा होता है। कहीं ना कहीं आपको ग्रेटर नोएडा से जो आगरा को जो रोड जोड़ता है, जिसको एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं, जो अपने आप में 8 लेन का रोड है, पूरा फैसिलिटेड रोड है, उस पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, ऐसा ठेका किसने दिया? यादव सिंह ने दिया, जो अपने टाइम में 1980 के अंदर लगे थे बिना किसी पेपर दिए हुए। हालांकि उन दिनों पेपर नहीं हुआ करते थे, मगर आज होते हैं, दुर्भाग्य है हमारा। चलिए आगे की बात करता हूं। जब इनके पास किसी इन्हीं के साथी ने या किसी इनके दोस्त ने या कोई भी कह लीजिए, जब आईटी को बताते हैं, इनकम टैक्स को बताया गया कि इनके ऊपर कभी ना कभी 1000 करोड़ से कई हजार करोड़ का घोटाला, यानी कि 10,000 करोड़ कथित बयान में दिया गया था। जब छापा मारा जाता है तो 1000 करोड़ तो निकलते हैं, साथ में कोई डायरीज निकलती हैं जिनमें नाम इतने बड़े कि वो डायरीज खुल नहीं सकती। अगर वो डायरी खुल जाएंगी तो अच्छी अच्छी चीजें बंद हो जाएंगी। इन चीजों से आप भी वास्तविकता रखते होंगे, बाकी लोग भी रखते हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा, एक इंसान जिसने अपने कार्यकाल में सेक्टर 26, सेक्टर 56, सेक्टर 51 के अंदर, नोएडा के अंदर कोठियों में रहे, जहां पे उन कोठियों का दाम आज के हिसाब से 50 करोड़ से ऊपर है, जहां पे आप और मैं अपने पूरे जीवन काल के अंदर एक घर नहीं बना सकते, एक सपने का महल नहीं बना सकते, कबूतर खाना जरूर ले सकते हैं आज के हिसाब से, मगर ऐसे में कोई इंसान इतनी प्रॉपर्टी जोड़ गया जहां पे पता लगता है 20 तो इनके प्लॉट हैं, 40 फर्जी कंपनियां हैं, 10 करोड़ की नकदी मिलती है, वो भी ऐसी गाड़ी में जो घर के बाहर खड़ी रहती थी। उसके पार्क के अंदर भी इन्होंने कम से कम 70 लाख रुपए लगाए, इंक्लूडिंग जनरेटर भी लगाया इन्होंने घर का। घर के अंदर तो लाइट आती थी, मगर पार्क के अंदर जनरेटर रहता था। कहने की बात यह है कि इन सब चीजों की जो मार पड़ी है, वो मार ये थी कि कहीं ना कहीं 25 साल से उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण के अंदर जेई और एई की भर्तियां नहीं दिखी हैं, और आज तक भी इसकी आवाज रखने वाला आप में से और मुझ में से कोई भी नहीं है। मगर अब तक नहीं था, मगर इस वीडियो के माध्यम से हम एक आवाज जरूर रखेंगे। मैं आप सबसे आशा करूंगा कि इस वीडियो तक इतना आगे तक लेके जाइएगा कि हम फिर से इन सब के बारे में बात करें, एक हल्ला बोल हो, एक क्रांति की बात करना चाह रहा हूं। आज क्रांति एक टेक्निकल वाला लड़का मांगता है, आज क्रांति वो इंसान मांगता है जिसकी जिंदगी की जरूरतें एक सरकारी नौकरी से पूरी होती हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जो हमें ऐसे चर्चित चेहरों के बारे में बताता रहता है। ये आज की बात नहीं, और ऐसा नहीं कि बाकी प्रदेशों में ये नहीं होता। मध्य प्रदेश हो या भोपाल हो या कोई और भी अन्य जगहें हो जहां पे ये काम होता आया है, इनके बारे में आपको जागरूक करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा अंत में, कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप और मैं सिर्फ पढ़ के एक नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा काम होगा किसी विभाग में बैठ के नौकरी करना, यानी कि टिकना। वहां पे आदमी का ठहरना भी जरूरी है। अगर इस इंसान ने इतने लोगों से बात करी, कोई एक तो जलवा जरूर रहा होगा, जहां पे ये 3 अथॉरिटी के मालिक एक थे। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि इनसे वो चीज सीखे जो रिश्वत के तौर पे है, मैं आपसे वो बोलूंगा कि इनसे वो चीज सीखे कि इन्होंने बात कैसे बनाई होगी अपने, बात गलत ढंग से नहीं, बात अपनी मनमानी की बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो हर इंसान से जैसे हमें हर तरह की सीख मिलती है, आप किसी से कुछ भी चीज सीख सकते हैं, तो इस वीडियो से भी मैं यही चाहूंगा कि आप ये जरूर सीखें कि एक इंसान ही एक ऐसा होता है जो वाइवा को या अपने इंटरव्यू को या अपनी जिंदगी को अपने तरीके से घुमा सकता है। अगर मेरी बात में दम लगता है तो कह दो हाँ,
कह दो हाँ। चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानने के लिए मिला, आप अगर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपको चीफ इंजीनियर तक का पद लेना है तो आज के लिए आपको IES क्लियर करना है, तो ये सरासर गलत होगा। मानता हूं मैंने इसको अंत में बोला, मगर कहीं ना कहीं इसका मतलब इतना सा है कि आप और मुझ में से काफी लोगों को यही लगता है कि अगर मैं देश का UPSC का IES का पेपर निकाल दूं तो मैं चीफ लग जाऊंगा। मगर असल हकीकत यह है कि अगर आप जब जेई लगते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा कि आप एई से ही रिटायर हो जाएंगे, आगे तक की तो भूल जाइए। तभी UPPSC एई की भर्ती के लिए दुनिया पागल है, क्योंकि अगर एई से शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक जरूर चले जाएंगे। इन सब चीजों के बारे में भी आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। जो भी जानकारी आपको चाहिए अगली वीडियो के अंदर, आप बिल्कुल नीचे कमेंट के अंदर लिखिएगा। आशा करता हूं आप ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक हल्ला बोल की मैंने आदत लगाई है, आपको भी और खुद को भी, तो इस पे हम यूं ही बने रहेंगे। आशा करता हूं इन चीजों से आप कुछ जान पा रहे होंगे, इन चीजों से कुछ सीख पाएंगे। अगर आप इस नौकरी के रेस में हैं तो आसपास की जो भीड़ है उसको समझना भी जरूरी है, और इस भीड़ में से जो अलग खड़ा है उसको भी समझना जरूरी है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ जानने के लिए जरूर मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद।